बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मुतीब अहमद और मैंने एक और पॉडकास्ट सीरीज़ का आगाज़ किया है। इस पॉडकास्ट सीरीज़ में नाज़रीन जनरली डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से मेरे साथ लोग मौजूद होंगे और जनरली हम लोग मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसमें इकॉनमी हो सकती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स हो सकती हैं, ट्रेड हो सकता है, बायलैटरल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। ऐसी चीज़ें होंगी कि जो जनरल इंटरनेशनल वर्ल्ड में हो रही हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो नाज़रीन, आज मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है। इसमें मेरे साथ अब्दुल्ला हारून खान साहब मौजूद हैं, जो कि बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन भी हैं, ह्यूमन राइट्स पे भी बात करते हैं और रिसेंटली इनके फादर शहजादा गुस्तासब साहब ने एक बहुत बड़ा तारीख़ी अपसेट किया था, जिसमें उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ पे NA-15 से शिकस्त दी थी। तो सबसे पहले सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच मुतीब भाई। अच्छा सर, कुछ जनरल डिस्कशन आपसे मैं करना चाहूँगा। टॉपिक मेरे माइंड में, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं डेमोक्रेसी से स्टार्ट करता हूँ। जी। सर, डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये, इसके लिए यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो क्या डेमोक्रेसी पाकिस्तान में एक सूटेबल सिस्टम है? डेमोक्रेसी भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो कि और इससे पहले काफ़ी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दुनिया में गुजरे हैं। उन्हीं से इवोल्यूट करके डेमोक्रेसी तक हम ह्यूमंस पहुँचे। इसमें भी लूप होल्स होते हैं। ये नहीं है कि ये परफेक्ट है, ये नहीं है कि ये एक्सट्रीम है। डेमोक्रेसी में भी जो लूप होल्स हैं, उनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इवोल्यूट कर, आहिस्ता आहिस्ता उन प्रिंसिपल्स को ज़्यादा बेहतर कर रही है। इसलिए मैं डेमोक्रेसी को उसके मुल्क के, स्टेट के, उस टेरेन के, एरिया के डायनामिक्स के मुताबिक जो है सूटेबिलिटी देख के अगर उसे मॉडिफाई किया जाए तो मेरे ख्याल से वो एक बेहतरीन मॉडल बन सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के डायनामिक्स में डेमोक्रेसी सूटेबल है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के डायनामिक्स में डेमोक्रेसी सूटेबल है, लेकिन डेमोक्रेसी की वो शेप होनी चाहिए जो उसके सिटीज़न को राइट्स दे सके। अभी जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अभी इम्पोज्ड है, ये इसे मैं फुली डेमोक्रेसी नहीं कह सकता, क्योंकि सिटीज़न के जो राइट्स हैं वो सिटीज़न को नहीं मिल रहे, और उसके साथ साथ हमारा जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट मुल्क का एज अ स्टेट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो ये कैसे बेहतर हो सकता है? आपके पास कोई सोल्यूशन है इस सारी चीज़ का? ये जितने भी 77 ईयर से लोग डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं, बड़ी डिबेट्स हो रही हैं, ग्रेट डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, क्या वो स्टेप्स लेने के बाद आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान प्रॉपरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकता है? मेरे ख्याल से किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास ज़रूरत से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। किसी भी ब्यूरोक्रेसी में किसी भी ब्यूरोक्रेट के पास ज़रूरत से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, और किसी भी जज के पास ज़रूरत से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने स्टेट बनाई है तो स्टेट बनती है सिटीज़न से, तो पावर को इस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए और वो पावर का मिसयूज़ ना हो सके। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट, यहाँ पे उनका एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें बड़े लीडर्स आ रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि इस इवेंट का आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा? देखें, सिंबॉलिक वैल्यू तो है, अगर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिसमें इंटरनेशनल लीडर्स आएंगे, सिंबॉलिक वैल्यू तो बिल्कुल है। और इकोनॉमिकली भी ये होगा कि बहुत सारे ममालिक को
इस चीज़ पे कायल किया जाएगा कि वो एज लोन हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल ठीक है। एज लोन एक चीज़ है जिसे कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर लोन की जगह ये लफ्ज़ अगर पुट इन कर दिया जाए और कैपेबल कॉम्पिटेंट लोगों को इसके पीछे लगा लिया जाए, उन्हें ये जॉब दी जाए, तो मेरे ख्याल से लोन से हम इवोल्यूट करके जब FDI की तरफ आएंगे ना, तो उस टाइम मैं बोलूँगा कि ये सिंबॉलिक से ज़्यादा इस चीज़ की कोई वैल्यू है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान में एक टाइम पे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीता, हॉकी का वर्ल्ड कप जीता, खेल का, स्पोर्ट्स का बड़ा स्कोप होता था, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा गया कि जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, उसमें हम कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसी अचीवमेंट हो जाती है, जिस तरह अभी अरशद नदीम साहब ने एक गोल्ड मेडल लाया है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स में या ग्लोबली इंटरनेशनली हमारी परफॉर्मेंस में। तो खेल के फ़रोग के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखें, अनफॉर्चुनेटली एक जो हमारी भी स्कूलिंग हुई इंस्टीट्यूशंस में, हम भी जाते रहे, उस वक्त स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल था एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि फ़िज़िकल फिटनेस इज़ आल्सो अ ग्रेट थिंग जो कि एक स्टूडेंट को सिखाई जाती है, वो स्पोर्ट्स के थ्रू ही आती है। तो वो एक नेसेसरी चीज़ थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी मैंने खुद नोटिस किया, इवन मेरे अपने जो भतीजे भांजे ये लोग अब छोटे मैं देखता हूँ, तो इनके टाइम में ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस का भी ज़ोर है वो ज़्यादा बन चुका है। ये आपका जो इंटरनेट है, जो मोबाइल का यूजेज है या जो एंड्रॉयड सिस्टम है, इन्हें मैं ज़्यादा एंड्रॉयड जनरेशन कहता हूँ। ठीक है, ये भी होना चाहिए वक्त के साथ साथ। IT इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, बट वो जो फिज़िकल फिटनेस का एलिमेंट है वो एक इंसान के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो भी करता है। अब आप एक टीम में जब खेलते हैं, उसका एक डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में वो टीम का हिस्सा बन के आता है। तो अगर वो एक्टिविटीज़ होंगी नहीं लाइफ में, तो आप बहुत कुछ सीखने से रह जाते हो। बिल्कुल ठीक है सर। और एज स्टेट मेरे ख्याल में हमारे गवर्नमेंट जो भी आई है, आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनी गवर्नमेंट, मैं एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उसने ये लोकली डेवलप अभी तक नहीं किया। जैसे कि इंग्लैंड में आप चले जाएं, उनकी लीग्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, और नॉट ओनली दिस फुटबॉल जो कि उनका अपना गेम है, सॉकर इज़ द मोस्ट फेमस गेम, पॉपुलर गेम, बट वो साथ साथ और गेम्स को भी लोकली इतना डेवलप कर चुके हैं कि वहाँ से भी टैलेंट आगे आ रहा है। तो हमारे मुल्क में वो भी एक इदारे की तरह चल रहे हैं, और उस इदारे की तरह चल रहे हैं जो बैठ के मुराद खा रहा है, लेकिन आगे सिटीज़न के ऊपर कोई फोकस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन सिस्टम पे मैं बात करना चाहूँगा। इस टाइम 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, तो तालीम एक बुनियादी हक भी है हर शहरी का। आप शहरियों की बात करते हैं, तो जब बुनियादी हक है उसके बावजूद 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर क्यों है? और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कोई सोल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल है। अब जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होना चाहिए वहाँ पे यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे यूज़ करना चाहिए वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। मेरे ख्याल से बिल्डिंग इज़ नॉट अ स्कूल। स्कूल जो है इज़ अ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लोग आके कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, कुछ स्किल्स लेते हैं। कितने ही, ये आपने जो पॉइंट आउट किया है, कितने ही ऐसे स्कूल्स बन चुके हैं पाकिस्तान में जो बिल्डिंग्स हैं लेकिन अंदर नहीं है कुछ। ठीक है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जो कि
बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हो, इम्पार्शल हो, अनबाइस्ड हो, और जो स्टूडेंट के लिए आए, जो टीचर है वो स्टूडेंट के लिए हो। और हमारे मज़हब में भी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। फिर दूसरी चीज़ ये करनी है कि मेरे ख्याल में जो बच्चे इस वजह से रह जाते हैं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बेटर स्कूलिंग, तो स्टेट के जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसे इतना अच्छा बनाया जाए कि हमारे वो बच्चे जो कि इस फैसिलिटी से महरूम हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, वो भी वही एजुकेशन हासिल कर सकें जो कि एक दूसरे बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स वो कर रहे हैं। तो ये स्टेट के काम है, अगर फोकस हो तो ये आराम से हो सकता है। बिल्कुल, आपने स्टेट की बात की है, लेकिन पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इलाज करवाना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, पब्लिक भी। अगर आपने तालीम लेनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस है, प्राइवेट या पब्लिक। तो ये पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए सोसाइटी में, या सिर्फ एक ही तरह का यकसा निज़ाम होना चाहिए? यकसा निज़ाम होना चाहिए, और ये चीज़ तब होती है कि आप जब रिफॉर्म्स लाते हैं। अभी तक मैंने तो कितनी गवर्नमेंट्स के टेन्योर देख लिए, मुझे रिफॉर्म्स नहीं नज़र आ रहे। मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि दो ग्रुप्स हैं जो असेंबली में एक दूसरे के साथ ये लड़ रहे हैं कि तुम्हारे केसेस ये हैं और तुम्हारे केसेस ये हैं, तुम गलत हो और तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो। ये कॉन्सेप्ट, मतलब आपस की लड़ाई चल रही है। हाँ, और जो बच्चे देहातों में बच्चे हैं, उनके इश्यूज किसी को नहीं पता। जो देहातों में मजदूर हैं, उनके इश्यूज का किसी को नहीं पता। जो लोग हैं वो वाले जिनके लिए हम आए हैं असेंबली में रिप्रेजेंट करने, उनके ऊपर बात नहीं हो रही। बस इस मुल्क में वही बात हो रही है जो होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कि पब्लिकली एक स्टांस हो, प्राइवेटली दूसरा स्टांस हो। मेरा बच्चा अगर अच्छी एजुकेशन कर रहा है तो मुझे फिक्र ना हो कि भाई वो देहात में वो बच्चा है। अच्छा, ये सर आपने बड़ा दिलचस्प एक टर्म यूज़ किया, पब्लिकली। अब मैंने तो आपसे एजुकेशन और हेल्थ की बात की, अब स्टैंस भी दो होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। बिल्कुल, पाकिस्तान में आपने नहीं देखा? सर इसको थोड़ा सा आप बताएं, इस पे रोशनी डालें कि पब्लिक प्राइवेट स्टैंस किस तरह से होता है। सर, किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन अगर कोई भी आदमी लेता है तो वो सेल्फलेस होता है। पहले वो जैसा अपने बच्चे के बारे में सोचेगा वैसा ही दूसरे के बारे में सोचेगा, जैसा अपने घर के बारे में सोचेगा वैसा ही दूसरे के घर के बारे में सोचेगा। अगर तो ये थिंकिंग है, ये आइडियोलॉजी है, तो फिर तो आप ठीक डायरेक्शन में हो। ठीक है। अगर सिर्फ ये आइडियोलॉजी है कि मैं फ्लरिश करूं, ठीक है, मैं अच्छे से अच्छा खाऊं, मैं अच्छे से अच्छा पहनूं, तो फिर इसका मतलब है आपकी आइडियोलॉजी में फ्लॉ है। अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि जो बात बंद कमरों में होती है वही बाहर भी होनी चाहिए। जहां पे आप उस चीज पे रेफर कर रहे हैं कि बंद कमरों में कुछ और फैसले होते हैं और अवाम में कुछ और बातें होती हैं। देखें, इससे आप ऐसे ले लेना कि आपको हमारे जो क्रिएटर है, ऑलमाइटी है, अल्लाह, उसने हर चीज़ का दारोमदार नीयत पे रखा हुआ है। ठीक है। और अगर मेरी नीयत ठीक होगी किसी चीज़ को करने के लिए, तो मैं अगर उस डायरेक्शन पे चलूँगा तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर मेरी नीयत बुनियाद से ही ख़राब है ना, तो ये आप खुद देख रहे हैं, क्योस बना हुआ है। क्योस बना हुआ है। नाज़रीन, आज बड़ा जर्नल से हम लोगों की गपशप हो रही है। ये पॉडकास्ट की सीरीज़ का मैंने स्टार्ट किया है। तो अब मैं अब्दुल्ला साहब से थोड़ा सा हमसायों के हवाले से पूछता हूँ कि हमारे हमसाया ममालिक अब्दुल्ला साहब बड़ी तरक्की कर गए हैं, जिसमें आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, साउथ कोरिया को देख लें, चाइना को देख लें। एक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका, इसकी क्या वजह? देखें, जो हमारे बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबर्स हैं, या जो भी आप
कह दें या पूरी दुनिया में हम एक ग्लोबल सिविलाइजेशन है, और मुल्क हैं वेस्ट में हैं, इधर हैं, जिनके साथ हमारे अलाइनमेंट्स हैं या जिनके साथ हमारे अलाइनमेंट्स नहीं हैं और हम उनकी अपोजिंग साइड है। वो सब उनमें से जो जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं वो फोकस्ड हैं अपने शहरी पे, सिटीज़न पे। जब तक सिटीज़न अपलिफ्ट नहीं होगा आपकी सर मैं यहाँ पे 1 मिनट आपकी बात थोड़ा सा, आपने बोला वो फोकस्ड है अपने सिटीज़न पे, जी जी। मतलब हम अपने सिटीज़न पे या पाकिस्तान जो है यहाँ पे सिटीज़न फोकस्ड अप्रोच नहीं है? नहीं है। अच्छा नहीं है। मैं स्टेट तो यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है सर? मैंने आपको पहले इससे पहले भी बात की ना, अपनी ज़ात पे फोकस किया जा रहा है। ज़ात पे मतलब मफाद पे, अपने मफाद पे, अपनी ज़ात पे, अपने आप पे। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है, मैंने आपको कहा ना कि सेल्फलेस होना पड़ेगा। सेल्फिश होने से स्टेट्स नहीं बनती। अब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने सिटीज़न को फैसिलिटेट करने के लिए है, और जो हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो लाइक्स और डिसलाइक्स पे, और हम अपने गोल्स को सिक्योर करने के बजाय हम दूसरों के गोल्स पे फोकस किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में आ गया। अब मैं फिर इंटरनेशनल से नेशनल में आ गया हूँ। पहले मैं इंटरनेशनल टॉपिक पे था, फिर ग्लोबल पे मैं दोबारा। जी जी। ये टेररिज्म का हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला है। ये चाहे बलूचिस्तान हो, KPK हो, सिंध हो या पंजाब हो, ये टेररिज्म का मसला कैसे हल हो सकता है? क्या इसमें आप बातचीत वाले प्रोसेस के साथ हैं या ऑपरेशन वाले सोल्यूशन पे ज़्यादा वो यकीन रखते हैं? देखें जी, आप ऑपरेशन करके अगर चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे तो फिर भी पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए होगा। तो आप बजाय ऑपरेशन करके एक चीज़ को बिगाड़ के फिर आप पॉलिटिकल सोल्यूशन पे जाएं, नेगोशिएशन पे जाएं, बातचीत पे जाएं। आप कोशिश करें कि आपके एंड से हर आदमी को उसका हक मिले। अगर आप पूरी तरह इक्वली हर सूबे को, हर शहरी को इक्वल राइट्स के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से 70% मसला हल हो जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान की अगर सूरत हाल पे मैं आपसे बात करूं, वहाँ पे बड़ी डिस्टर्बेंस है, काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, रिसेंटली भी अटैक्स हुए हैं। तो बलूचिस्तान का क्या मसला है सर? बलूचिस्तान के मसले को आप कैसे देखते हैं? उसका क्या सलूशन है लॉन्ग लास्टिंग? आपने बहुत इंटेलिजेंटली मुझे एक सूबे पे ले आए हैं। मैं आपको फिर जनरल कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है? वो ये है कि हमारा मुल्क स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हमारे मुल्क की है वो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा हमारे साथ, और उनके मफादात भी हैं मुल्क के अंदर। तो वो थ्रू प्रॉक्सीज़ भी चीज़ें करते हैं, और कुछ हमारी नेग्लिजेंस से भी है। कुछ हम अपने शहरियों को इक्वल राइट्स नहीं देते, और कुछ उनके प्रॉक्सीज़ की वजह से और उनकी जो आइडियोलॉजी है जो हमारे मुल्क के बारे में है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उनकी स्ट्रेटजी है उसकी वजह से कुछ चीज़ें, और इट इज़ नॉट कि इट इज़ वन फैक्टर के जो इस चीज़ को इतनी डिस्टर्बेंस में लेके जा रहा है। ये दोनों चीज़ें इक्वली एक बड़ा फैक्टर है, ये सारी डिस्टर्बेंस। और ओवरऑल पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक इशू थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी है कि जब स्टेट पाकिस्तान स्टेट बन रही थी तो उस वक्त एक चीज़ साइन हुई थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसमें बलूचिस्तान को एक ऑटोनॉमी देने का कुछ हद तक एक्सेप्टेंस की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, कायदे आज़म ने। अगर उस चीज़ को फॉलो किया जाता तो आज ये चीज़ ना होती। उस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। मैंने आपको कहा है ना, इक्वली हर चीज़ को नहीं देखा जाता, तो इसलिए ये डिस्टर्बेंस अभी तक बनी हुई है। और उनके साथ मेरे ख्याल में
बहुत नाइंसाफ़ी और बहुत ज़्यादती हो चुकी है, ये बंद होनी चाहिए और उन्हें एक इक्वल राइट के साथ ऐसा ही सिटीज़न एक्सेप्ट करना चाहिए जितना कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के लोगों को, पेशावर के लोगों को, लाहौर के लोगों को, शहरी लोगों को दिया जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है, हज़ारे के साथ। यह अलग बात है कि हम लोग शायद फील नहीं कर रहे। सारा फोकस जो है वो और बड़ी बड़ी जगहों पे है। ये भी काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे फोकस नहीं है। हमें ये चाहिए कि हम इक्वालिटी पे हर चीज़ को, अगर मैं स्टेक होल्डर हूँ किसी चीज़ में तो मैं इक्वालिटी के ऊपर देखूँ। इक्वालिटी के ऊपर देखेंगे। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिडल ईस्ट के हालात बड़े ख़राब हैं। ईरान ने भी कोई स्टेप्स ले लिए हैं, फिर हसन नसरुल्लाह साहब की असैसिनेशन हो गई है और उसके अलावा गाज़ा में बड़े कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। इंतहाई डिस्टर्बेंस है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा है, बल्कि जेनोसाइड किया जा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन का क्या हल है? देखें, वो प्रॉब्लम इस तरह का है कि हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि जो फैक्ट है, हमें किसी और को खुश करने के लिए हमें चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। अगर मैं फैक्चुअली बात करूं तो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट फ्रॉम हज़ारा कि जिसने ये पैलेस्टाइन पे जो जब उन्होंने डोमिनेंसी शो करने की कोशिश की इसराइल ने, तो आई वाज द फर्स्ट वन कि जिसने कंडेम भी किया और मैंने अपने मैसेजेस भी दिए, आवाज़ उठाई। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी बड़े लीडर को, मैं तो आजिज़ आदमी हूँ, मैंने वो जो लार्जर दैन लाइफ लीडर्स हैं उन्हें मैंने नहीं देखा कि उन्होंने सामने आके कोई ऐसा स्टांस लिया हो। तो अगर हम लोग एक चीज़ को मानते हैं, दिल से तस्लीम करते हैं, तो वो बोलने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, हम इस हद तक एज आ सोसाइटी गिर चुके हैं क्योंकि हमारे बच्चे महफूज हैं, उन बच्चों के चीथड़े उड़े हैं, उन बच्चों के, उन लोगों के, उन इंसानों के घर मस्मार हो चुके हैं। उन लोगों में पे रोज़ उन्हें नहीं पता लगता कि रात को हम सोएंगे, सुबह हम जागेंगे नहीं। ये अगर हम अपने ऊपर इन हालातों को लेके सोचें तो फिर आई थिंक हमें सामने आके कंडेम भी करना चाहिए और हमें अलल ऐलान कहना चाहिए, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, हमारी अपनी स्टेट है और हम हर तरीके से फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है सर। फिर एक क्वेश्चन आ गया माइंड में, लास्ट करें। सर पाकिस्तान में सबसे पावरफुल बंदा कौन है? सर पाकिस्तान में सबसे पावरफुल बंदा नहीं है, इदारे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नहीं, इट्स अ प्लेयर। मैंने जो आप मेरे पास आए और मुझे बड़ी खुशी हुई। ये अपने जो आपके व्यूअर्स हैं, मैं सोच रहा था कि ये एक चीज़ों को रैशनल साइड, लॉजिकल साइड पे भी देखें जो सिचुएशन हो रही है। तो इट वाज रियली अ नाइस कॉन्वर्सेशन। थैंक्स फॉर योर टाइम टू डू इट अगेन इंशाल्लाह सर, डेफिनेटली। अब मैंने एक स्टार्ट लिया तो ये पॉडकास्ट, मतलब एक हम लोगों ने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन वज़ीर आज़म बन रहा है, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करें। अब मैंने ये फैसला किया कि मैं जो पॉडकास्ट करूँगा थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स करूँगा, डिफरेंट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो कि जिनको टच नहीं किया जाता, जिनको डिस्कस नहीं किया जाता, जो कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट भी हैं, उन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक्स वंस अगेन। जी नाज़रीन, आपने देखा जनरल डिस्कशन हुई हमारी। इस तरह के काफ़ी टॉपिक्स मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।